जय श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे आगे, इसमें आज हमने प्लस 2 का आरबीसी का इतिहास विषय हिस्ट्री का है। आज हम कुछ पढ़ेंगे जिसमें अपन इतिहास की आधारभूत जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास में शुरुआत है, इतिहास की जो शुरुआत होती है वो होती है काल से, कि समय बताइए कौन से कोई जो पॉइंट है वो कौन से काल तक कहां तक रहा है। उसके बाद उसके स्रोत कि वो जानकारी है वो कहां से मिलती है। हम इन दो चीजों के बारे में इस पॉइंट में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में कि भी क्या काल है, कि कौन सा वंश किस काल में रहा था, कौन सी अवधि क्या रही थी। सबसे पहले पढ़े तो जो प्लस 2 का इतिहास है वह इतिहास मुख्य रूप से, क्योंकि कोई चीज सरल करनी हो ना तो उसको पार्टों में डिवाइड किया जाता है, तो हम भी अपने पार्ट कर लेते हैं। तो इतिहास विषय के समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें जो काल आया था उसे बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, क्योंकि इस समय जो लोग थे पत्थरों का ज्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि उनके आभूषण भी पत्थर के होते थे, हथियार भी पत्थर के होते थे, जो बर्तन होते थे, मतलब साहित्य सामग्री जितनी भी थी जीवन जीने की वो सब पत्थर हुआ करती थी। इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इसकी अवधि है वो अज्ञात काल से, जब तक हमें मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है कि कौन सा रेट कहां से शुरू हुआ था, अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इस प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये भी होता है समझने के लिए, अगर हम दूसरी तरफ से समझे तो इस काल में ना तो कोई लिपि थी और ना ही इसे पढ़ा गया था। ना तो कोई लिपि थी और ना ही इसे पढ़ा गया है। आदि इतिहास काल के बारे में बात करें तो इसे मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रही थी। और उसके बाद में आता है वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय इस सभ्यता के अंदर जो हिंदू धर्म के अंदर जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ होते हैं, जो वेद हुए थे, उन वेदों को लिखा गया था। जो सबसे पुराना और सबसे पहले लिखा गया था वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद जिस काल में लिखा गया उस काल की अवधि को हमें ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उसके बाद में जो 3 बचे, सामवेद, अर्थवेद, ये उत्तर वैदिक काल में रचे गए, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रही थी, और उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के हमने बता दिया 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक जो है वो रही थी। आदि इतिहास काल के बारे में हम सरलता से समझें जिस प्रकार हमने ये समझा था, तो इसमें लिपि तो थी लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। कुछ अंश तक पढ़ा गया, जैसे मतलब वैदिक काल है तो वैदिक काल की जो किताबें थी, जो स्रोत थे, उनको तो पढ़ा गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लेख मिले हैं, जो लिपियां मिली हैं, वो अभी तक नहीं पढ़ा गया। लिपि थी लेकिन पढ़ा नहीं गया। अब आता है इतिहास काल। इतिहास काल के अंदर क्या था, अगर इसके संदर्भ में समझे तो लिपि थी इस काल में, तो लिपि तो थी और उसे पढ़ा भी गया है, इसलिए इस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोबारा रिवाइज करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं थी और उसे पढ़ा भी नहीं गया। लिपि थी लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, कुछ अंश तक इस काल में पढ़ा गया। और ऐतिहासिक काल में लिपि भी थी और उसे पढ़ा भी गया। इस संदर्भ में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सर पाषाण काल से हम सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे आए? अब देखो, पहले क्या था कि भाई जो मानव था वो आदि मानव था, जंगलों में रहता था और जंगलों में रहकर गुफाओं में रहता था, कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं थी। धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो गया, धीरे धीरे जो व्यक्ति है उसमें सभ्य आने लगे, वो व्यक्ति सभ्य होने लगा। जैसे ही वो सभ्य होने लगा, इसलिए वो काल क्या कहलाया गया, सभ्यता।
और भारत के अंदर कौन सी सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी नदी के किनारे हम जो हमारे पुराने पूर्वज थे वो उन्होंने बसे थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। विश्व के अंदर बहुत सारी सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, हम यही पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो विवरण है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उस समय जो लिपि थी उसे पढ़ा गया तो इतिहास क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तृत हमें जानकारी मिलती है, तो अब आगे इस बात का भी हम जिक्र करेंगे कि भी ये जो जानकारी हमारे पास, जो जितना इतना डाटा है हमारे पास, वो कहां से आया। अब आता है ऐतिहासिक काल का बात करें तो मैंने बोला था कि हर कोई अगर कोई चीज कठिन लगती हो तो उसे कोई पार्टों में डिवाइड कर लिया जाता है, और कई पार्टों में डिवाइड करने के बाद उसे आसानी से समझा सकता है। ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया: प्राचीन काल भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत। प्राचीन कालीन भारत उसकी शुरुआत मानी जाती है लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। इसके अंदर 600 ईसा पूर्व में महाजनपद काल आए थे। ये पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। उसके बाद में 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक भारत में मगध साम्राज्य आया। कई वंश आए थे, उसमें अंतिम जो नंद वंश था। उसके बाद में 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य आया। ठीक है, और इसने क्या किया? नंद वंश, मगध का जो साम्राज्य था, नंद वंश के गणानंद को पराजित करे मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। किसने डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, वो इसी से संबंधित। उसके बाद इसी के संदर्भ के अंदर कुछ दक्षिण भारत के भी राजवंश थे। मतलब जिस काल में मौर्य वंश था उसी के नीचे दक्षिण काल के अंदर भी कुछ वंश चल रहे थे। दक्षिण भारत के अंदर था संगम काल, चेर, पांडे और चोल वंश। उसके बाद 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी में तक था, वो था मौर्योत्तर काल। मतलब अब यहां से देखिए कि ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी, मतलब ईसा पूर्व हट चुका है, अब ईस्वी आ चुका है। इसके बारे में अपन जिक्र करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में 319 ईसा पूर्व से ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त काल आया। और इसी गुप्त काल, अब इसके बारे में बताना चाहता हूं कि मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल के बीच के अंदर कुछ वंश रह चुके हैं। उन वंशों के बारे में बताया जाता है कि सुन वंश था, कुषाण वंश था और संग वंश भी था। उसके बाद में 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन काल रहा था, और इसी के अंदर गुप्त काल और हर्षवर्धन के बीच में हुण वंश रहा था। इसके बारे में पूरी डिटेल है। जब हम इतिहास के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इतिहास को पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें सारी जानकारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। मध्यकालीन की बात करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़े तो 712 ईस्वी के अंदर, ये भारत का कहते हैं कि अरबों द्वारा पहला आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था, जो विदेशी आक्रमण था। उसके बाद में 1001 ईस्वी के अंदर गजनी भी आया। उसके बाद 1191 और 1192 बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुए, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन जो दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उसमें चौहान हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। ये जितने वंश मैंने बताए हैं, जितने भी लोग अभी बताए हैं, मोहम्मद बिन कासिम हो, गजनवी हो या गौरी हो, इन्होंने क्या किया? भारत से सिर्फ लूटमार की और कुछ नहीं किया। धन अपार संपदा थी, वो लूट के ले गए और चले गए। उसके बाद में क्या हो गया? गौरी का अंतिम अभियान था 1206 में, खोखरों के प्रति था ये। उसके बाद में गौरी है वो निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी, आगे वंश चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, राजकुमार नहीं था। तो उसी के अंदर क्या हो गया कि कुछ गुलामों के अंदर गृह युद्ध हुआ और एक व्यक्ति जीता जिसने गुलाम वंश की नींव डाली, जिसे इलबरी वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस वंश की नींव डाली गई। उसके बाद में खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती वाली जो कहानी है, स्टोरी है, वो इसी वंश के अंदर है। उसके बाद में तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया, उसके बाद लोधी वंश आया, उसके बाद मुगल वंश आता है।
इस टाइम पीरियड को, कौन से टाइम पीरियड को, इसको 1206 से लेकर 1700 ईस्वी तक के, इसको संघर्ष काल या सल्तनत काल भी कहा जाता है। संघर्ष काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई एक वंश है वो स्थायी नहीं रहा था, एक वंश है वो स्थायी नहीं रहा था, अलग अलग वंश है वो आते रहे थे, संघर्ष होता रहा था सत्ता के लिए। और सल्तनत काल इसलिए कहता है क्योंकि इन वंश के सभी राजाओं ने अपने नाम के आगे क्या लगाया, सुल्तान की उपाधि लगाई, इसलिए इसे सल्तनत काल भी कहा जाता है। लोधी वंश और मुगल वंश की बात करें, लोधी वंश और मुगल वंश की बात करें तो लोधी वंश के अंदर अंतिम लोधी वंश का जो राजा था, सुल्तान था, इसे बोलते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और मुगल वंश का पहला राजा बादशाह जिसे कहा जाता है, इनके बीच में युद्ध हुआ जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाती है और मुगल वंश का पहला राजा जिसे बादशाह कहा जाता है बाबर, ये बाबर जीत कर भारत में स्थायी मुस्लिम सत्ता है वो लाता है, लाने वाला यही था बाबर। बाबर के बाद में इसके वंशज रहे, इसके जो उत्तराधिकारी थे जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब सबसे कट्टर था। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम साहसी शासक था। उसके बाद में मुगल वंश का पतन हो गया। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होने के बाद इस मध्यकालीन भारत इतिहास का क्या होता है, अंत हो जाता है। उसके बाद में 1707 ईस्वी से लेकर 1950 और कई किताबों में आपको 1964 तक में मिलेगा, आधुनिक कालीन भारत के नाम से जाना जाता है। मतलब इस अवधि के काल को हम आधुनिक कालीन भारत कहते हैं। और इसमें 1707 ईस्वी से शुरू होकर 1950 और 1964 चलता है। इसमें क्या, अंग्रेज 1600 शताब्दी के अंदर आ गए थे। अंग्रेजों ने क्या किया, 1756 में तो प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीत कर भारत में वो स्थायी सत्ता लेके आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन वो आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया, 1764 के बाद में अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं वो। और इलाहाबाद की संधि करते हैं मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय, इनसे संधि करके अंग्रेज क्या करते हैं, पूरे भारत पर सत्ता है अपनी स्थापित कर लेते हैं। ब्रिटिश काल के अंदर भारत दो तरीके से थे। एक तो वो भारत जिसमें केवल सीधा अंग्रेजों का आधिपत्य था, और दूसरा वो भारत जिसमें स्थानीय जो राजा है वो अंग्रेजों के सानिध्य में रहते थे। उसके बाद में इस काल के अंदर 1857 की क्रांति होती है जो इतिहास की बहुत प्रमुख रही है, और उसके बाद में 1939 के अंदर हमें आजादी मिल जाती है। और इसी प्रकार 1940 अर्थात 1950 तक है वो आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाता है। ये था इतिहास की कुछ बातें। दो बातें आपको बतानी है इस बात में कि इसमें आपने ये देखा होगा कि उत्तर एक यहां कुछ भी आया है, ये रहा मौर्योत्तर काल। ये उत्तर काल क्या हो, देखो जो काल की अवधि होती है ना, काल की अवधि होती है उसे इतिहासकार ने दो भागों में विभाजित किया। जैसे मान लो ये 0 से लेकर 100 तक है, 100 ईस्वी तक है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि 50 बीच में आ गया। इतने से काल को हम क्या बोलते हैं, पूर्व काल, और 50 से लेकर 100 के काल तक हम क्या बोलेंगे, उत्तर काल बोलेंगे। मतलब जो काल का अंतिम भाग है उसे बोलते हैं उत्तर काल, और काल का जो प्रारंभिक जो समय है उसे बोलते हैं पूर्व। एक और आता है सर ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। अब क्या हो गया कि जो पूरा इतिहास का जो फंडा है वो इस प्रकार बंटा हुआ है। 0 माना गया ईसा मसीह का जन्मदिन। ईसा कौन होता है, ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है, या जिसे ईसा कहते हैं, ईसा मसीह, उसका जन्म माना गया। उसका क्या माना गया, जन्म। 0 ईसा से पूर्व जितनी भी घटना इतिहास में हुई है उसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटना हुई है उसे बोलते हैं हम ईसवी सन। ईसवी सन कहते हैं। तो ईसा पूर्व क्या बोलते हैं कि ईसा के जन्म से पहले की जितनी घटना हुई है तो उस घटना को हम ईसा पूर्व के नाम जानते हैं,
और ईसा के जन्म के बाद जितनी घटना होती है उसके आगे हम केवल क्या लगाते हैं, ईस्वी लगाते हैं। अब इसके अंदर क्या हो गया, जैसे ये काल आया था तो इसमें 184 ईसा पूर्व, तो मतलब ईसा के जन्म से 184 वर्ष पहले की घटना है। और 1313 ईस्वी, इसमें क्या कि ईसा के 1313 ईस्वी तक की घटना है जन्म के बाद, और ये जन्म से पहले की घटना है। ये तो थी इतिहास की आधार संरचना। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और इसके नोट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ एक छोटी सी बात है, बहुत ही ज्यादा खास तो नहीं है। हम जब ये कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस जब चीन में आया था, वुहान क्षेत्र में आया था, तब हमें लगा कि ये भारत में कभी नहीं आएगा। तब हमें लगा ये भारत में कभी नहीं आएगा। भारत में आ गया जनवरी के अंदर जब ये पहला केस मिला, तब हमें यह लगा कि राजस्थान में तो नहीं आएगा। जब राजस्थान में आ गया तो हमें यह लगा कि हनुमानगढ़ में नहीं आएगा। जब हनुमानगढ़ में केस आया इन्हीं दिनों, तब हमें यह लगा कि अब आगरा में तो नहीं आएगा। और आज जोगीवाला गांव में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। साथियों, घबराने की स्थिति है, वैसे घबराने की स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम आज स्थिर नहीं हुए, अगर हमने अच्छी तरीके से नहीं सोचा, तो शायद ये बादल में भी आ जाए। इसलिए पहला सुख निरोगी काया के तर्ज पर आप सभी अपने घर पर रहें, ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। बार बार हाथ धोते रहें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जितने निर्देश दिए हुए हैं उनका स्ट्रिक्ट रूप से पालन करें। ये थी इतिहास के बारे में जानकारी। ऑनलाइन आपको आगे पढ़ाया जाएगा। मैं मानता हूं कि जो शिक्षा है वो निरंतर और क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। इतिहास का ये चैप्टर है, ये तो काल अवधि थी कि कौन कौन से, अब पूरे इतिहास में 12वीं के पूरे इतिहास में आप इन चीजों के बारे में सविस्तार जानोगे। ये तो थी मोटा मोटी बात। उसके बाद में आपको अगला जो टॉपिक है वो स्रोत का मिलेगा कि सर ये इतिहास की जानकारी है वो हमें किन स्रोतों से मिलती है। इसे अपनी कॉपी में, मेन कॉपी में लिख लीजिए और इसको समय समय पर याद भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।